तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो किसी प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन क्यों लगाया जाता है? वैसे राष्ट्रपति तो पूरे देश के लिए शासन करता है ना, पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति का शासन होगा, तो किसी प्रदेश में क्यों लगाया जाएगा? प्रदेश के लिए तो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, सीएम होता है, मतलब गवर्नर हो गया, राज्यपाल, यहाँ की कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, यहाँ का विधानमंडल हो गया, ये सब शासन करने के लिए प्रदेश में बनाए गए हैं ना। राष्ट्रपति तो केंद्र के लिए बनाया गया है। राष्ट्रपति क्या करता है यहाँ के? तो संविधान कहता है केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी है कि आप देखेंगे, केंद्र सरकार को कहता है क्या, कि आप देखेंगे कि सभी प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं वो संविधान के संगत हो। और दूसरा बात क्या होता है कि अगर संविधान के संगत नहीं चल रही है सरकार, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह पावर दे देता है क्या, कि आप उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में शासन संविधान के विरुद्ध चल रहा है, उस प्रदेश का प्रशासन अपने हाथ में ले लीजिए। तो पहला शर्त ये हुआ राष्ट्रपति शासन लगाने का कि वहाँ पे जो सरकार चल रही है वो संविधान के विरुद्ध चल रही है, कोई कदम उठा रही है। और दूसरी शर्त होती है, वो कहता है 365, अनुच्छेद 300, आर्टिकल नंबर 365। ये तो याद करने के लिए सबसे आसान है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो आर्टिकल 365 कहता है कि अगर केंद्र सरकार जो सेंटर में होती है किसी राज्य सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को कोई निर्देश दे कि आपको ये काम करना है, और वो सरकार निर्देश का पालन ना करे या कर पाने में असक्षम हो जाए, जैसे एक होता है पालन ना करने का मतलब वो इच्छा से नहीं कर पा रही है या वो असक्षम है, ऐसी स्थितियां पर पैदा हो गई उस प्रदेश में कि वो पालन वो करवा ही नहीं पा रही है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से जो रेल की पटरियाँ जा रही हैं, रेलगाड़ियाँ आपके प्रदेश में जा रही हैं, उन रेलगाड़ियों को सुरक्षित रखिए। अब वहाँ पे इतना उपद्रव मच रहा है कि लोगों ने रेल की पटरियाँ उखाड़ रखी है। अब यहाँ की स्टेट सरकार काफ़ी विवश हो जा रही है। तो पालन, केंद्र के निर्देश का पालन ना करे या पालन करने में असक्षम हो जाए, तो भी राष्ट्रपति को यह पावर मिल जाता है, केंद्र सरकार के राष्ट्रपति को, कि वो वहाँ की पूरी प्रशासन अपने हाथ में संभाल ले। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 355 केंद्र को जिम्मेदारी सौंपता है कि संविधान के साथ 355 क्या कहता है कि सभी प्रदेशों में संविधान संगत कार्य हो, और अगर नहीं हो रहा है तो 356 राष्ट्रपति को पावर दे देता है कि आप प्रशासन संभाल लीजिए। और 365 आता है, वो कहता है केंद्र के दिए गए निर्देश को अगर राज्य सरकारें, कोई भी राज्य सरकार पालन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कर पाने में सक्षम है, तो भी आप सरकार राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की ये शर्तें हो गई। अब आता है कि क्या राष्ट्रपति स्वयं ही सक्षम है कि हम जाएं और प्रदेश की शासन सत्ता अपने हाथ में ले लें? तो संविधान ने अकेले राष्ट्रपति को सक्षम नहीं बनाया है। घोषणा तो कर देगा राष्ट्रपति कि मैं फला राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेता हूं, ये घोषणा कर देगा, लेकिन घोषणा करने 2 माह के अंदर अंदर संविधान ने कहा कि राष्ट्रपति ठीक है आपने घोषणा कर दिया, लेकिन 2 माह के अंदर अंदर आपको ये प्रस्ताव सदन में रखना होगा, संसद में। ठीक, और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सभा सामान्य बहुमत से, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा बहुमत से पास करे, सामान्य बहुमत से। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति शासन लागू लगाया जाता है, संसद उस किस बहुमत से पारित करे, तो सामान्य बहुमत से। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उस समय, मान लो 100 लोग प्रेजेंट हैं, तो 50 लोग वोट कर दे कि हाँ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दो। राज्यसभा में अगर मान लो 50 लोग प्रेजेंट हैं, तो 25 लोग हाँ कह दे कि ना ठीक ठीक चलो उत्तर प्रदेश में लगाने लायक हो गया, क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत असंवैधानिक कार्य कर रही है। तो अगर दोनों सदनों ने ये पास कर दिया 2 माह के भीतर, तो राष्ट्रपति को ये पावर मिल जाता है कि उस प्रदेश की प्रशासन को 6 महीने तक आप चला सकते हैं। वहाँ कोई सरकार नहीं होगी, आप ही का शासन होगा। यानी संसद की स्वीकृति के बाद, एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति 6 महीने तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है।
अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस प्रदेश में बदलाव क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है वहां की प्रशासन में, ये जानना जरूरी है। तो प्रभाव ये होता है हम्म, कि यहाँ की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर और दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, दो होता है। प्रशासन के दो ही कार्य हैं, या तो नियम बनाओ, विधानमंडल का कार्य, और ये होता है मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट। तो ये दोनों कार्य राष्ट्रपति को मिल जाते हैं। प्रदेश का राज्यपाल संविधान की तरफ से, संविधान का अनुच्छेद 154 कहता है कि किसी भी स्टेट में XYZ, हर स्टेट के लिए एक राज्यपाल होता है। 154 कहता है कि उस स्टेट में या उस राज्य में जो भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल ही उस प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख होगा, हेड होगा, ये अनुच्छेद 154 कहता है। ठीक। और 163 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। राज्यपाल प्रमुख तो होगा लेकिन अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। इसको सलाह देगी कौन? मंत्रिपरिषद। एक परिषद होगी, एक ग्रुप होगा, मंत्रियों का एक ग्रुप होगा, और जिसका मुखिया होगा CM यानी चीफ मिनिस्टर। और यही चीफ मिनिस्टर की मुखिया वाली जो मंत्रियों का ग्रुप होगा ये सलाह देगा और वही कार्य राज्यपाल करेगा। तो राष्ट्रपति शासन लगते ही सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इस मंत्रिपरिषद पर, कैबिनेट पर। राष्ट्रपति जैसे ही शासन अपने हाथ में लेता है, कहता है इस सलाह देने वाले आप लोग आज से खत्म, हमारे भेजे गए इस राज्यपाल को कोई सलाह नहीं देगा, सलाह मैं दूंगा। यानी राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब कि मंत्रिपरिषद यानी कि इंग्लिश में आप पढ़ेंगे कैबिनेट यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये भंग हो गई। कोई CM नहीं बचा, कोई मंत्री नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब राष्ट्रपति स्वयं एक आदमी को नियुक्त करेगा, किसी को, कि जाओ और वहां के राज्यपाल को सलाह तुम दो। ये सलाह देने वालों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। तो पहले तुम लोग खत्म। अब दूसरा राष्ट्रपति क्या काम करेगा? यहां एक होती है विधानमंडल। प्रदेश में क्या होता है? विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद होता है ना, केंद्र में संसद होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, वैसे हर स्टेट के लिए अपना विधानमंडल होता है। एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो दूसरा अटैक होता है विधानमंडल पर, जो प्रदेश के लिए कानून बनाने का काम करता है। तो कानून बनाने वाले को कहते हैं कि आप लोग भी कुछ देर के लिए या तो स्थगित हो जाइए, मतलब अपना काम छोड़ दीजिए, रोक दीजिए, स्टॉप। और अगर काम नहीं रोकना चाहते तो मैं आप लोग को सीधे विघटित कर दूंगा, भंग कर दूंगा आप लोग को भी, मंत्रिपरिषद की तरह। तो मंत्रिपरिषद को तो तुरंत भंग कर देता है, उसमें कोई दुराय नहीं कि जो लोग सलाह देते थे, मंत्री और मुख्यमंत्री सब खत्म, आज से कोई मंत्री नहीं रह गया, कोई मुख्यमंत्री नहीं रह गया। लेकिन विधानमंडल के पास ऑप्शन होता है, उसके पास या तो इनसे कहेगा कि अब आपका काम छीन लिया जाता है, आप कुछ दिन आराम कीजिए, आप बने रहेंगे लेकिन कल से ड्यूटी पर नहीं आएंगे, और या तो आपको मैं सीधे मंत्रिपरिषद की तरफ भंग कर दूंगा। तो राष्ट्रपति शासन लगने का ये दो काम हो गया। अब राष्ट्रपति कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का काम तो हम किसी व्यक्ति को सौंप देंगे, वो सलाह देगा जाके राज्यपाल को, लेकिन ये विधानमंडल का काम किसको सौंपेगा? विधानमंडल तो कानून बनाती थी ना, और कानून बनाने का काम तो कई लोग मिलकर करते हैं, विचार विमर्श करते थे, विधानमंडल में विधायक लोग बैठते थे, भाई कानून बनाने के लिए यहाँ चर्चा होती थी, कोई विधेयक पारित के विधानमंडल में भेजा जाता था, उस पर चर्चा होती थी, उसके प्रोज और कॉन्स, अच्छाइयाँ बुराइयाँ गिनाई जाती थी, उसके बाद वो विधेयक पारित होता था। तो कोई एक व्यक्ति आके तो विधान बना नहीं सकता पूरे प्रदेश के लिए, नियम कानून बना नहीं सकता, इतनी बुद्धि तो। इसीलिए राष्ट्रपति कहता है कि भैया अब विधानमंडल, आप तो कुछ दिन काम विधान अपने लिए नहीं बनाएंगे, मैं ये काम आपके बिहाफ पे संसद को सौंप देता हूँ।
ये संसद जो लोकसभा और राज्यसभा पूरे देश के लिए कानून बनाती थी, अब आजकल आपके लिए भी कानून बनाएगी कुछ दिन तक। तो कानून बनाने का काम राष्ट्रपति वहाँ की विधानमंडल को छोड़ के किसको सौंप देता है? संसद को। और राज्यपाल को सलाह देने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त कर देता है। अब ये संसद उसके लिए कानून बनाएगी, और अगर संसद उस समय सत्र में नहीं है, संसद में बैठक नहीं चल रहा है, कुछ इमरजेंसी केस आ गया, तो राष्ट्रपति स्वयं ऑर्डिनेंस जारी कर देगा, यानी अध्यादेश जारी कर देगा कि कल से ये इस प्रदेश के लिए नियम है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको पास चली जाती है? पहले तो राज्यपाल के हाथ में होती थी नॉर्मल सिचुएशंस में, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगते ही अध्यादेश जारी करने की ताकत उस प्रदेश में राष्ट्रपति के हाथ में जाती है। अब यहाँ जो भी फंड हैं स्टेट में कुछ निधियाँ होंगी, फंड होंगे, पैसे होंगे। तो हर स्टेट का अपना एक फंड होता है जिसे कहते हैं संचित निधि। सबसे फेवरेट फंड होता है और यही मुख्य फंड होता है। इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो कंसोलिडेटेड स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड। तो इस कंसोलिडेटेड फंड से अगर प्रदेश का शासन चलाना है तो पैसा भी निकालना पड़ेगा प्रदेश के कंसोलिडेटेड फंड से। तो पैसा कौन निकलवाएगा? तो राष्ट्रपति कहता है कि हमारी संसद तुमसे पैसा निकलवा लेगी। संसद नियम बनाएगी और उस नियम के अनुसार क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाएगा। ठीक। और अगर संसद नहीं चल रहा है, संसद उस समय सत्र में नहीं है, मान लो जनवरी फरवरी में तो संसद बैठेगी, फिर मार्च अप्रैल में संसद नहीं चलेगी, फिर जाके जुलाई अगस्त में संसद बैठेगी। तो बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी निर्देश तो राष्ट्रपति अध्यादेश के मामले और ऑर्डिनेंस के माध्यम से चला सकता है। लेकिन अगर संसद का कार्य करना हो तो ये खुद कहेगा कि नहीं, निधि हम खुद तुमको ऑथराइज करते हैं कि उस फंड में से पैसा निकाल लो। तो राष्ट्रपति के पास इतनी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है, कार्यकारी और विधायी पावर आ जाती हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। अब हम रिकैप करते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं कि अनुच्छेद 356, यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज देगा और राष्ट्रपति शासन लगा देगा। संसद की स्वीकृति, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद को दोनों सदनों से इसका अनुमोदन कराना होता है। अब देखो कुल अवसर, अब उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा है। कुल अवसर उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना भैया? हम लोग 47 में आज़ाद हुए और 2025 चल रहा है, अभी तक में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से शामिल है जहां सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक। प्रथम राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी सन 1968 को लगा था। तो बहुत होगा तो ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 ही पर्याप्त है, वैसे 25 फरवरी और इतना याद करने की जरूरत होती नहीं है कि कोई इतना 25 फरवरी डेट याद रखेगा। ठीक। और कब तक चला ये भी कोई जरूरी नहीं है। अंतिम राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 8 मार्च 2002 से लेके 3 मई 2002 के दौरान लगाया गया था। ठीक। तो यानी पहला लगा था 1968 में और आखिरी वाला लग गया था 3 मई 2002। ये 3 2 5 इतने 2 हैं कि 3 2 5। ठीक है, ये सारे 2 लगा के 2002। तो लास्ट वाला हमारे पास यूपी में जो लास्ट वाला बचा था तो वो मई 2002 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो जब प्रथम बार लगा था सन 1968 में, उस समय मुख्यमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। भाई इमोशनल हो गया होगा कि हमारी मंत्रिपरिषद भंग कर दी, हमको मुख्यमंत्री नहीं छोड़े, तो मैं सीधे त्यागी पत्र दे सकता हूँ। तो चौधरी चरण सिंह ने पहली बार में क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। ये कोई ज़रूरी नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता के चक्कर में 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता देखी गई, जिसके कारण 1992, 95, 96 में बार बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1990 के दशक में लगा था, 92, 95 और 96 में, और फिर इधर 2002 में लग गया था। तो 4 तो इधर ही हो गया।
विवरण का एक तथ्य लिख कुल कितनी बार लगा, तो राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा। पहली बार 1968 में लगा, लास्ट बार 2002 में लगा। राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा अनुच्छेद 356 356 का इस्तेमाल किया जाता है। लगाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है।